हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। तो आज हम जानने वाले हैं कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस का वेटेज कितना और क्या होता है। जैसे कि मैंने आपके पीछे यहाँ पर लिख करके रखा है कि बेसिकली कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कितना मार्क्स होता है, क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं, सेक्शन क्या होते हैं। पता है, एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना हो, अच्छे नंबर से क्रैक करना हो, तो उसके पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है कि आपके पेपर में कितने मार्क्स का पेपर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, टोटल जो पेपर होगा आपका वो 80 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का। 20 जो है वो इंटरनल असेसमेंट का होता है और वो बेसिकली आपको आपके स्कूल में करवाया जाएगा और वहां पे वाइवा वगैरह लेकर किया जाएगा। अब आप देखो ध्यान से कि इसमें होता क्या है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको क्या देखने को मिलेगा। आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ये 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन है सेक्शन ए, दूसरा है बी, तीसरा सी, डी एंड देन ई। तो देखो फर्स्ट सेक्शन में तो आपको दिख जाएगा कि एमसीक्यू ही आएगा, ठीक है। और एमसीक्यू के कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 20 क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के रहेंगे। वहां पे आप कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हो बेटा? एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो वहां पर। और भी मैं मेथड आपको सिखाते जाऊंगी। अगर मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो एमसीक्यूज कैसे किया जाता है ये मेथड भी जरूर सिखाऊंगी। तो मतलब 20 सवाल होंगे और एक एक मार्क्स के होंगे। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स होंगे? एक एक मार्क्स के होंगे। अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं SA1। ये क्या है मैम? तो एसए का मतलब होता है बेटा शॉर्ट आंसर, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे, टाइप 1 होंगे, जो एक वेरी शॉर्ट कह लो वो होता है। तो उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे बेटा? 6 क्वेश्चंस होंगे और 2-2 मार्क्स के। तो 6 2 जा 12, यानी कि 12 मार्क्स का टोटल ये हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप 2 होगा, ठीक है। हो सकता है ये जो शॉर्ट आंसर 1 हो वो थोड़ा सा शॉर्ट, मतलब कि वेरी शॉर्ट वाले में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट आंसर 2 जो है उसकी डिफिकल्टी लेवल 1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो ये भी देखते हुए चलना है। तो शॉर्ट आंसर 2 वाले में कितने हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन? 7। और मार्क्स देखो, मार्क्स बढ़ गया बेटा। जहां आपने देखा कि 2 मार्क्स है तो हमें 3 से 4 लाइन या 3 लाइन में कंप्लीट कर लेना है, या 2 लाइन, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लाइन से ज्यादा नहीं बढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर वो 3 मार्क्स का है तो 4 लाइन तो कम से कम लिखना ही है। जितने मार्क्स का है उससे थोड़ी सी लाइन ज्यादा बढ़ाकर। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती कुछ भी लिखो। हमेशा याद रखना कि एक्यूरेसी आपके मायने रखती है कि आप क्या पेपर में लिख कर आए हो, क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। एक्स्ट्रा चीजें लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी लिखते चले जाओ। तो देखो बेटा कितना हो गया? 21 हो गया। इसके बाद एल ए क्या होगा? ऑफकोर्स ये क्या होगा? लॉन्ग आंसर हो गया। तो लॉन्ग आंसर में देखो ये कितने क्वेश्चंस आएंगे बेटा? 3 क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के? 5-5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो 15 मार्क्स इधर हो गया। इसके बाद केस स्टडी। अच्छा, केस स्टडी के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि केस स्टडी के लिए आप क्या पढ़ के जाओगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो। आप एक्टिविटीज जो है, जो दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, एक्टिविटीज दी हुई है, उसको ध्यान से पढ़ के जाएंगे, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री। अब रही बात बायो की, तो बायो में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, वेजिटेटेड लीफ वाला, ठीक है। तो उसमें क्या रिजल्ट आता है ये भी एक्टिविटी में दिया गया है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना होगा, राइट। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पे ये सारी चीजों पे डिस्कशन हो गया। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। अब देखो जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन है, व्हाट इज कैटेनेशन, आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट में है, ठीक है। और व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, बायो वाले पोर्शन में है, ठीक है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो शॉर्ट आंसर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और लॉन्ग आंसर में जैसे कि आपने देखा होगा कार्बन इन इट्स कंपाउंड में मिसल का फॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी में देख लो तो हो सकता है ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम पूछ दे, या हिंड ब्रेन जो है, आपको पता है कि हिंड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये सारा सबका प्रॉपर डेफिनेशन पूछ दे, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। और भी डायग्राम्स बेस्ड है, हार्ट, डबल सर्कुलेशन क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हमसे पूछा जा सकता है आपके लॉन्ग आंसर में, जिसमें डायग्राम्स आपको दिख जाएंगे। तो लॉन्ग आंसर में आपको डायग्राम्स भी दिख सकते हैं, ठीक है। या तो 3 मार्क्स वाले में दिखेंगे, 2 मार्क्स वाले में डायग्राम दिखने की पॉसिबिलिटी कम है, 3 मार्क्स वाले में दिखेंगे आपको। शॉर्ट आंसर में आपको डेफिनेशंस आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें। और शॉर्ट आंसर टाइप 2 में आपको जैसे कि आपको कुछ लर्न करने वाली चीजें हैं, लर्न करने वाली,
वो चीजें आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये टाइप ऑफ रिएक्शन या इस तरह की चीजें यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू तो आपको पता ही है कि एमसीक्यू तो बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा चीज है, आप पूरा पढ़े रहोगे एमसीक्यू से आसानी से हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम आते हैं अपने बायो पर। मैंने बोला था कि 10th के बोर्ड्स के लिए बायो के आपके ये जो है 5 चैप्टर है। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 मैंने यहाँ लिख दिया है 6, 8, 7 और 13। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है वो ये वाला चैप्टर दिख रहा है, क्योंकि देखो बेटा इसमें इसमें सब कुछ है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, ये सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, कई सारे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट इस वाले पोर्शन से जो 9 मार्क्स दिया हुआ है, यहाँ से डायग्राम्स आ सकता है, यहाँ से कोई केस स्टडी आने के चांस बहुत कम है, यहाँ से डायग्राम आ सकता है नो डाउट। ठीक है, फिर आपको जो एक्सप्लेनेशन वाली चीजें हैं, ठीक है, कि बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, प्रॉपर आप एक्सप्लेन करो। आर्टरी वेन क्या है, अगर 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आ जाए तो पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन के बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, या तो नेफ्रॉन के डायग्राम्स को पूछ सकते हैं, किडनी को प्रॉपर एक्सप्लेन करने या उसका रोल पूछ सकते हैं, फंक्शन पूछ सकते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में आपको इस तरह की चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, अब देखो इसमें प्लांट वाली चीजें भी है, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है, जाइलम फ्लोएम, उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसा होता है, तो उससे काफी कम चांसेस है। पर यहाँ पे जूलॉजी वाला पोर्शन जो होता है वो हावी हो जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो इसके बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नो डाउट यहाँ से तो ब्रेन का डायग्राम आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो आपको हार्मोन्स वाला एक टॉपिक है, मैं बता दूं, प्लांट, यहाँ इसी वाले चैप्टर में आपको हार्मोन्स वाला एक टॉपिक नजर आता है। ठीक है, उसमें से प्लांट हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन, जो भी हार्मोन्स है वो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन का डायग्राम, और ये मतलब इसको तो छोड़ के जाना नहीं है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को तो मैंने बता दिया कि ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस और रेशियो, ये इसमें एक और टॉपिक आता है सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, जिसको बोला जाता है करके बताइए कि गर्ल और बॉय होने के कितने कितने % चांसेस है, इसको आप प्रॉपर चार्ट पे बताइए। तो सेक्स डिटरमिनेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 3 टॉपिक के अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है, डीएनए वगैरह पूछ सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए क्या होता है। इवोल्यूशन तो आपके सिलेबस से मतलब मैक्सिमम चीजें कट चुकी है इवोल्यूशन की। ठीक है, अब आते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पढ़ना है और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पढ़ना है। ठीक है, तो देखो इसमें दोनों ही पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन क्या है, बडिंग क्या है, ये सारी रीजनरेशन क्या है। तो इसमें जो है ना टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टर्म्स। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो टर्म्स है वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। और अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो वहां पे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो पढ़ के जाइए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ के जाइए। ठीक है, ये सब आपको बेसिक पढ़ के जाना ही पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, ये इससे सवाल आ सकते हैं, क्योंकि ये एक लेवल अप थोड़ा हो जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आपसे ना करे। ठीक है, तो और इसके बाद आता है आवर एनवायरमेंट 5 मार्क्स का। तो देखो इससे चांसेस है कि इससे केस स्टडी आ सकता है। ठीक है, मतलब इससे चांसेस है कि इससे केस स्टडी पूछ लेंगे कि आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो, उससे कोई ऐसा गैस निकल रहा है जो हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, तो बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, कौन सा स्टेप ले सकते हैं, या किसी पर्सन को ऐसे दे करके ऐसे स्टेप लिया जा सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इससे केस स्टडी, और ऊपर से ओजोन फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, इन्वायरमेंट, तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, और वो है भी बड़ा चैप्टर, तो ऑफकोर्स सी बात है इंपॉर्टेंट तो होगा ही। और उसके बाद जो है वो क्या है, हेरिडिटी है, और ये आसान है। ये जो 7 मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो 2-3 टॉपिक है, ये इजी है स्कोर करना। इसके बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता ही दिया है। इन चीजों को आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है।
अगर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कल से जो आपके लिए प्रॉपर हर एक चैप्टर उठाते जाएंगे और एक एक मतलब टॉपिक को अच्छी तरह से समझ के कोशिश करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा आपको डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। और इम्पोर्टेंट क्या है, क्या हमें अच्छे से पढ़ के जाना है और क्या हमें नहीं पढ़ के जाना है, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम कल की क्लास में। तो थैंक यू सो मच।